पिक्चर चालू करो बे। लेकिन पहले आलोक शर्मा। आलोक जी, यहीं से शुरू करिए। प्रोफेसर संगीत रागी कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ लेने जा रहे थे तब उस समय नीट नीट शेम शेम ये नारे लगाकर आपने पहले से ही बता दिया कि आप संसद चलवाने के मूड में नहीं है। आलोक जी बोलिए। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। देखिए, बहुत गलत किया जिसने भी नीट नीट शेम शेम के नारे लगाए। बड़े बड़े गुलाब के फूल की माला लेके जानी चाहिए थी पूरे विपक्ष को, और वो धर्मेंद्र प्रधान जी को मालाओं से लाद देना चाहिए था। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संगीत रागी जी, विपक्ष जो है बड़ा गलत काम कर रहा है, वो शेम शेम कर रहा है। ये तो बीजेपी का रूटीन का काम है, पेपर लीक वीक करवाना, आरएसएस के जुड़े हुए लोगों को घुसाना तमाम संस्थाओं में, एक जगह पकड़े जाएं तो दूसरी जगह भेज देना। तो विपक्ष की गलती थी, बड़ी बड़ी मालाएं लेकर जानी थी और धर्मेंद्र प्रधान को लाद देना चाहिए था मालाओं से। कवाली बेइज्जती। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए भी? पता नहीं कौन कौन सवाल पूछ रहा है भाई। मुझे लगता है कि विनम्रता और शालीनता से ही शुरू कर लेते हैं। 10 साल तक देश ने विनम्रता और शालीनता ही देखी है। जब देश के प्रधानमंत्री ने क्या क्या शब्दावली का इस्तेमाल अपने संसद के अंदर खड़े होकर किया है, शूरपणखा जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, एक अकेला सब पर भारी, ये तो इससे बड़ी विनम्रता किसी देश के प्रधानमंत्री की देखी आज तक आपने? शालीनता देखी आपने आज तक? 150 सांसदों को सस्पेंड करके आईपीसी के बिल पास करा लिए। इससे ज्यादा सत्ता पक्ष और विपक्ष का कोऑर्डिनेशन देखा आपने? जब विपक्ष में थे तो 2.5 महीने तक संसद को नहीं चलने देते थे, सत्ता में आए तो 2G में सबको क्लीन चिट दे दी। पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान पर लड़ा। कोई भैंस खोल ले जाएगा, मंगलसूत्र खोल ले जाएगा, मुजरा करेगा विपक्ष। और अब विपक्ष नीट पर आवाज भी ना उठाए, नीट पर भी गुलाब की माला लेकर जाए और धर्मेंद्र प्रधान जैसे निरर्थक और मैं कहूंगा कि बिल्कुल अक्षम शिक्षा मंत्री को मालाएं पहनाए। वो ये सत्ता पक्ष उम्मीद करता है? पूरे संविधान की 10 साल तक धज्जियां उड़ा दी। इस बार ये बात जरूर है कि हथियाई हुई सरकार मोदी जी चला रहे हैं। तमाम संवैधानिक संस्थाओं से हथियाकर सरकार बनाई है। ये बनारस में भी हार रहे थे, उसके बाद सरकार बनाई है। ईडी, सीबीआई, तमाम दुरुपयोग किए गए 10 साल तक। पार्टियों को आज भी डराया जाता है, पार्टियों को आज भी तोड़ा जाता है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के नोटिस देकर महाराष्ट्र की सरकार को गिराया जाता है। क्या ये पूरा देश ने नहीं देखा? फिर आप विनम्रता और शालीनता की बात करते हैं। आलोक जी, थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती? आलोक जी, ये जो संविधान की कॉपी लेकर गए विपक्षी नेता, क्या संदेश देने की कोशिश है? क्या मकसद है इसका? अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए, संविधान पिछले 10 वर्षों में तार तार कर दिया, धज्जियां उड़ा दी संविधान की। आज संविधान नाम की कोई चीज नहीं बची है। संविधान नाम की चीज और उसका सम्मान बचा होता तो गुजरात के अंदर पिछले 10 साल में 10 कांड हुए हैं। कोई अग्नि कांड है, कोई मोरबी कांड है, सैकड़ों लोग मोरबी में मर गए, एक आदमी को सजा नहीं हुई है। संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाई हैं। संविधान की धज्जियां कैसे उड़ाई हैं? आपके प्रेस से ही शुरू कर देते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नीचे, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में नीचे, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में नीचे। 58% वर्ल्ड के इंटरनेट जो हैं शटडाउन हिंदुस्तान में हुए हैं। सबसे ज्यादा सिडिशन के लॉ, देशद्रोह का दुरुपयोग कानून का यहां पर हुआ है। संसद में सेलेक्ट कमेटी में मामले जाने बंद हो गए हैं। संसदीय पार्लियामेंट्री कमेटियों की मीटिंगें बंद हो गई हैं। संसद में 3 कृषि काले कानून आए, इतने बड़े, किसी ने चर्चा नहीं की। तानाशाह का संदेश आया। नोटबंदी, रात को एक अहंकारी राजा ने आकर कहा कि मैं नोटबंदी कर रहा हूं। अरे ऐसा तो 500 साल पहले भी राजा महाराजा नहीं करते थे, वो भी 4 लोगों से सजेशन लेते थे। आप देखिए किस तरह से पूरा चुनाव जवाब दे रहे हैं आपका। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बोलिए, उसके बाद जा रहा हूं आगे। बोलिए आलोक जी। देखिए, मैं केवल ये कहूंगा 47 अमेंडमेंट में ये हो गया, वो हो गया, सेक्युलर वर्ड जोड़ दिया। क्या देश सेक्युलर नहीं होना चाहिए? और देश सेक्युलर नहीं होना चाहिए तो 10 साल से सरकार पकौड़े चल रही थी। एक बिल क्यों नहीं लाए उसको रिवर्स करने के लिए? कांग्रेस को आरोप देते हो 10 साल से सरकार चला रहे हो, पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हो, एनडीए का गठबंधन लगभग 350 के करीब था। एक सांसद में हिम्मत नहीं हुई कि उस परिवर्तन को वापस रिवर्स करने की बात की जाए। मुझे लगता है कि ये केवल और केवल अपना आपा बचाने की बात है। 10 साल तक जिस तरह से सरकार चली है पूरे देश ने देखा है। 5 साल तक डिप्टी स्पीकर नहीं रहा। इतना सा तो दिल है चिड़िया जैसा इस सरकार का
केवल हिंदू मुसलमान करके सरकार बनाते हैं आप लोग। हमने तो 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्री बनाकर और कैबिनेट में रखा था, लेकिन भाई अपोजिशन जो है स्ट्रांग रहे, लेकिन वो 2 MP कम है, 4 MP कम है, क्योंकि तानाशाह कभी भी दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि आज उनको दिक्कत हो रही है। आज वो ड्रामे की और स्लोगन की बात करते हैं, और अभी हमें तुहिन साहब कह रहे थे कि जिसने पढ़ा नहीं हो कॉन्स्टिट्यूशन, ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेकर घूमने वाले लोग हमें बताएंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बनाने में भी, उसको एनरिच करने में भी और उसको संभालने में भी। और 10 साल में आपने उस संविधान को तार तार किया है, इसीलिए आज सारे सांसदों को वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन आलोक जी को दिखाना पड़ा। आलोक जी, ड्रामेबाजी कौन करता है? ड्रामेबाजी वो करता है जो केवल माथा टेकता है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन पर, और फिर जाकर कॉन्स्टिट्यूशन की पार्लियामेंट में धज्जियां उड़ाता है। अच्छा आलोक जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ओके आलोक जी, अब छोटा सा सवाल, उसको अगर कम शब्दों में आप जवाब दे पाए तो। आलोक जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया था वो बैकफायर कर गया, और आपने जो संविधान की बचाने की लड़ाई लड़ी थी, क्या वो चुनाव में काम किया है उसने? क्या उसी वजह से बीजेपी की सीटें 60 सीटें कम हुई है क्या? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मानक जी 60 नहीं 150 से ज्यादा सीटें नहीं आती। तमाम जांच एजेंसियां इनके काम पर लगी रही 10 साल तक, मीडिया लगा रहा और बेशर्मी के साथ लगा रहा। आर यू कॉमेडी मी? और इलेक्शन कमीशन ने तो सारी हदें पार कर दी। विपक्ष के साथ लिए सारे कानून थे, सत्ता पक्ष के लिए कोई कानून नहीं था 10 साल तक। किस तरह से पूरी तरह से नहीं, मैं दोबारा पूछ रहा हूं। नहीं आलोक जी, हर राज्य में आलोक जी मैं दोबारा पूछ रहा हूं। बहुत सारे विश्लेषक ये कह रहे हैं 400 पार का नारा बैकफायर कर गया और वो संविधान से, दलितों से जुड़ गया, और भी बहुत सारे लोग थे, ओबीसी वाले थे, जो उस तरफ चले गए, इंडिया गठबंधन की तरफ। आपको भी ऐसा लगता है क्या कि ये संविधान वाला मुद्दा चुनाव में आपके लिए फायदेमंद रहा और बीजेपी के लिए नुकसानदायक रहा? देखिए मुझे लगता है 400 पार का नारा जिन लोगों ने दिया, उन्होंने 400 पार क्यों चाहिए उसकी व्याख्या भी कर दी। तमाम जो सांसद प्रतिनिधि थे या सांसद जो प्रत्याशी थे, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि हमें 400 क्यों चाहिए। देश की जनता समझ गई। 10 साल का इनका इतिहास देश के सामने था। तो इसीलिए तो संगीत रागी कह रहे हैं। देखिए, मैंने जब पूछा तो संगीत रागी ने कहा ये इसीलिए संविधान लेकर आए हैं क्योंकि इनको चुनाव जीतने का या सीटें जीतने का, वोट लेने का फॉर्मूला मिल गया है संविधान। इसी मुद्दे पर अब ये आगे अपनी पॉलिटिक्स करेंगे। आरएसएस वाले मानक 10 सेकंड, आरएसएस वाले लोग तो उनके साथ सरकार बनाई है जिन्होंने संविधान की प्रतियां संसद के बाहर जलाई हैं। तो आरएसएस वाले लोग तो संविधान पे बात कर ही ना। 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, तिरंगे में 2 रंग होने चाहिए, ये लोग भी क्या संविधान की बात करेंगे? इमोशनल डैमेज। पहले तो ये बताइए, अखिलेश यादव, कहीं तो मैं तस्वीरें भी दिखाऊं, एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में फैजाबाद के सांसद का हाथ। क्या संदेश देने की कोशिश थी? नहीं, फैजाबाद के सांसद का हाथ तो इसलिए है कि वो हमारे सबसे वरिष्ठतम सांसद हैं। हाँ। आयु में भी और अनुभव में भी, और उनकी जीत का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है, वो आप भी समझ रहे हैं, पूरा देश समझ रहा है। समझा दीजिए ना थोड़ा सा। लेकिन भारत के संसद सदस्यों के हाथ में संविधान देखकर हर देश प्रेमी को प्रसन्न होना चाहिए और गर्व करना चाहिए अपने आप पे। बल्कि मैं तो कहूँगा हर भारतीय नागरिक के हाथ में संविधान होना चाहिए। इसमें गलत क्या है? अगर सांसद, जो निर्वाचित सांसद हैं, जिन्हें जनता ने अपने हकों के, अधिकारों की रक्षा के लिए चुन के देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा, अगर वो संविधान दिखा रहे हैं, इसका साफ संदेश है कि अब देश संविधान के अनुसार चलेगा। और तुहिन सिन्हा जी ने कांग्रेस की याद दिलाई दे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की एक बहुत खराब आदत है कि जैसे पेपर लीक पर बात करो तो बताएंगे पहली सरकारों में कब कब पेपर लीक हुए। महिला अपहरण या रेप के ऊपर चर्चा करो तो पहली सरकार को आंकड़े देने लगेंगे, यानी कि पहली सरकारों ने गलत किया था, इसलिए हमें हक मिल जाता कि हम भी गलत करें। नहीं। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात आशुतोष जी ने की, 10-15 सेकंड में मैं ये बात और कह दूं कि मोदी जी के पास अवसर था। मोदी जी 10 साल बहुत भारी बहुमत की सरकार उन्होंने चलाई है, अच्छे बहुमत की। उनके पास अवसर था अपनी उदारता दिखाने का, अपना लोकतंत्रात्मक चेहरा दिखाने का, संवैधानिक चरित्र दिखाने का। तब तो उन्होंने उसका दुरुपयोग किया, तब तो उनमें अकड़ थी, अहंकार था, विपक्ष को धमकाते रहे, विपक्ष का दमन करते रहे, फर्जी मुकदमे लगाते रहे,
विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी को समाप्त करने की घोषणा करते रहे, देश को कांग्रेस मुक्त करने की घोषणा करते रहे। वो रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां नहीं कि क्षमा सोती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, और उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। जब जब आपके पास नाखून थे, तब आपके पास दांत थे, जब जहर था तब क्षमा करते तो कुछ लगता। अब तो विपक्ष मजबूती के साथ आया। आपने बड़ी आनंद दुबे की बारी है। आनंद दुबे, आइए बताइए, क्या उद्धव ठाकरे गुट के जो सांसद थे वो लेकर गए थे क्या ये संविधान की कॉपी, या अभी इंतजार कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं अभी कि अपनी तय करेंगे आगे किस तरफ जाना है, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मानक जी नमस्ते। देखिए, एक देश के प्रधानमंत्री का हृदय बहुत विशाल होना चाहिए, उदार होना चाहिए, उनके हृदय में सभी के लिए करुणा होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज जिस प्रकार 18वीं लोकसभा के पहले दिन के संसद के कार्यप्रणाली के इस शुभ अवसर पर जब बयान दिया, तो वो बयान थोड़ा सा सभी को हिचकिचा रहा था। 2024 में हम बैठे हैं, 10 साल से आपकी सरकार है, आप प्रधानमंत्री हैं। आज 24 जून है। आपने शुभकामना देने की बजाय विपक्ष के प्रति आपके मन में कितनी नफरत है, कितनी कटुता है, कितनी कड़वाहट है, उसका आज आपने संदेश दे दिया। आपने 1975 के इमरजेंसी की बात कह दी। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी ने अगर 1975 में इमरजेंसी लगाई थी तो आज तक वो भुगत रहे हैं, लेकिन आज आपको ये विषय छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जानबूझकर आपने उनको बताया है कि उन्होंने वो जो गलती की थी वो गलत थी। अरे गलती तो गलती होती है। आपको चुना गया है 2024 से लेकर 2029 के काम करने के लिए। आपने आज अपने भाषण या अपने बयान में 6-7 बार संविधान का नाम लिया। अरे भाई, संविधान बदल देंगे ये तो विपक्ष से किसी नेता ने कभी नहीं कहा। संविधान बदल देंगे ये आपकी सरकार के या बीजेपी के नेताओं ने ही कहा, और उनको हार का सामना भी करना पड़ा। आप ही कहते थे 2024 से पहले कि विपक्ष को मैं कटघरे, अपना ये जो दर्शक दीर्घा है, जो गैलरी है, वहां देखना चाहता हूं। तो आपने तो कभी विपक्ष या कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का सम्मान किया ही नहीं। आप हमेशा इंडी गठबंधन के नाम से उनको संबोधित कर रहे हैं या कहते आए हैं। तो आपका दायित्व तो नहीं बनता कि आप विपक्ष को सीख दें। आपने विपक्ष के नेता को आज तक विरोधी पक्ष का नेता का दर्जा नहीं दिया, तो आपका भी दायित्व तो नहीं बनता। सब चंगासी। और अगर विपक्ष के लोग कोई मांग रखते हैं, जनता जनार्दन की बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि वो नौटंकी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि नीट का एग्जाम जिस प्रकार फूटा है, पेपर लीक हुए हैं, विपक्ष के नेता हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे उनके परिवार वाले हो, अगर सब सड़कों पर उतर के एक मांग कर रहे हैं और मांग जायज है और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो आप कहते हो कि ये मांग भी नाजायज है। तो आप कैसे, मतलब हमारा ये कहना है कि हम विपक्ष में बैठे हैं, हमें जनता ने विपक्ष में बिठाया है, तो हमारा दायित्व है कि आपकी कुनीतियों को नजर बनाकर रखें। आप अगर कोई गलत काम करे तो हम उसकी आलोचना करें, आपको हम घेरें। अगर ये सब करते हुए हम संविधान को लेकर अपने हाथों में लेके आ रहे हैं, तब आपको अगर उसमें कोई बेचैनी हो रही है तुहिन भाई या बीजेपी के समर्थकों, तो ये क्यों? मुझे बड़ी हंसी होती है कि जिन लोगों ने भारत के संविधान को संविधान बनने के बाद से स्वीकार नहीं किया, अब उस संविधान के साथ खड़े होने का दावा करते हैं। बहुत हैरानी और बड़ी हैरत अंगेज बात है ये। और ये वही लोग कर सकते हैं जिनको वाकई में संविधान में यकीन नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए 1955-1954 में। वही लोग हैं जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई हैं। और आज बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम भारत के संविधान की रक्षा के लिए संगीत रागी जैसे लोग खड़े हो रहे हैं। ये भारत के लोकतंत्र की विजय की बात है। देखिए बार बार 42nd अमेंडमेंट की बात की जा रही है। उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, उसमें ऐसा कर दिया, उसमें वैसा कर दिया। अरे भाई, 10 साल से आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, आप तो हिंदू मुसलमान करते रह गए। बदल लेते उसको,
एक प्राइवेट मेंबर बिल तक तो लाया नहीं गया आप लोगों से, क्योंकि वो अमेंडमेंट सही था। संविधान की बात करते हैं कि इमरजेंसी में ऐसा हो गया वैसा हो गया। इमरजेंसी में जितने काले कानून हुए और जितने जमाखोर थे और जितने अखबार वालों ने गंद उगला था वो भी तो भाजपा से संबंधित थे मैक्सिमम। उसके बाद भी हमने गलती मानी कि भाई गलती हो गई हमसे, और 1980 में इनको फिर जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। ये भी तो सोचिए कि इमरजेंसी लगाने के बाद भी इंदिरा गांधी 1980 में पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर आई, वो दिखाई नहीं देता है। सही पकड़े हैं। वापस आते हैं, पेपर लीक की अभी बात चल रही थी। पेपर लीक में एनटीए डाटा भी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो इंटरनल सोर्सेज हमारे कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी वालों के हैं। स्कूल के खुलासे तो हो गए कि स्कूल तो इन्हीं के हैं, जहां से 7-7 टॉपर एक लाइन में निकल रहे हैं, भाजपाइयों के स्कूल हैं। लेकिन अब साथ-साथ जिस दिन डाटा सामने आ जाएगा, मैं पेटिशनर हूं, मेरा पहला पॉइंट यह है कि रैंक के अनुसार कौन बच्चा है और उसका 12th का रिपोर्ट कार्ड क्या है, बिल्कुल सारी सही है। डिटेल्स मांगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल होना बच्चों के बिल्कुल सही है। जो तो इनसे ना बीजेपी जवाब के दे रहे लोग हैं। तो इनसे ना और बोलिए। उसमें एक अंतिम बात कहना चाहूंगा मैं, हाँ। ये जो किया गया है नीट के मामले में ये जोशी को बचाने के लिए किया गया है, क्योंकि जोशी आरएसएस और बीजेपी के लोगों की भर्तियां करवाता रहा है पिछले 20 साल से, कि वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो और चाहे दिल्ली हो। इसने आरएसएस और बीजेपी ओके, तो एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं। खत्म।